स्टार्ट करते हैं अपने रिवाइज करते हैं। वापस से नोट्स वाले निकाल लो एक बार पीडीएफ आप फ़ोन में, आपके भी प्रिंट बस निकल ही रहे हैं। मैं तो एक कॉपी लेके आ गई हूँ। हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एल्कीन्स वाला निकाल लियो। सबसे पहले हेलो एल्कीन की डेफिनेशन थी, ये तो आपको क्लियर होगी कि हम रिप्लेसमेंट क्या करेंगे इसके अंदर, एक हाइड्रोजन एटम की रिप्लेसमेंट करते हैं और उसके साथ कोई भी हेलो ग्रुप, जैसे कौन से ग्रुप से याद है आपको, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और एक और क्या था, फ्लूरो या तो फ्लोरीन वाला ग्रुप था हमारा। इसके बाद हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी। क्लासिफिकेशन कौन सी, मोनो सब्स्टिट्यूशन। मोनो का मतलब अगर आप एक एच हटाओगे तो क्या हो जाएगा, मोनो सब्स्टिट्यूशन। अगर आप 2 एच हटा के 2 क्लोरो ब्रोमो आइडो लगाओगे तो डाई। और जेम वाले में भी हम क्या करते थे, उसमें एक मिथाइल ग्रुप और 2 हेलो ग्रुप लगता होता था, ठीक है। उसके वैसे ही सेम आपका विक डाई हेलाइड आएगा, जिसमें आपके सिमिलरली 2 आपने एक्स एटम रिमूव करके क्लोरो ब्रोमो आइडो को ऐड करना था। तो ये सारे के सारे कुछ नेमिंग्स वाले पार्ट थे। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो नेक्स्ट पेज में ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताया था आपको मैंने कि sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस क्लास में आप आए थे श्रेयस? मुझे लग नहीं रहा। sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाली जब क्लास बताई थी मैंने कि किस पोजीशन पे बनता है ये बेंजाइलिक और एलाइलिक हैलाइड, पोजीशन नहीं आए तो मुझे लग रहा है याद है। चलो सुन लो आप लोग। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में जो लिखा हुआ है कि अगर आप एक्स एटम मतलब कोई भी सेम है, जैसे आपने इथेन का स्ट्रक्चर ले लिया है C2H6 वाला, अगर उसमें से आप एक H हटाते हो, ठीक है, क्या व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन विच इज अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज का एटम। इसे समझाया था आपको, जो कार्बन है आपका, कार्बन के साथ एक आपका कौन लगने वाला है, एक्स ग्रुप लगने वाला है, जैसे कि वो क्लोरो ब्रोमो आइडो कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो वो जो क्लोरो ब्रोमो आइडो लग रहा है वो कार्बन के उस पोजीशन पे लग रहा है जहां से वो sp3 हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर बना रहा है। आप आए थे शायद, आपने स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया था sp3 का, sp3। और जो दूसरा हमारा कोई भी मिथाइल ग्रुप या कोई भी लगेगा, मतलब डबल बॉन्ड वहां पे होगा जहां पे sp2 हाइब्रिडाइज बनेगा। एलाइलिक हैलाइड का मतलब ये है कि जो आपका हेलो ग्रुप अटैच होने वाला है वो sp3 पे अटैच होगा और जो डबल बॉन्ड होगा वो कहाँ पे होगा, sp2 हाइब्रिडाइज पे अटैच होएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपका बेंजाइलिक हैलाइड वाला। बेंजाइलिक हैलाइड में सिमिलरली वही बात करी है, बस इसमें एक और क्या चीज आ जाएगी, बेंजीन रिंग आ जाएगी और एक्स एटम अटैच होगा वापस से सेम sp3 हाइब्रिडाइज्ड पे, जो कि एक एरोमेटिक रिंग में होगा और हर कार्बन मतलब जहां डबल बॉन्ड होगा वहां पे क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज। क्लियर है? रिपीट करोगे श्रेष्ठ क्या बताया मैंने बेंजाइलिक और एलाइलिक में? sp2 हाइब्रिडाइज पे आता है बेंजाइलिक। बेंजाइलिक में sp मतलब क्या आएगा, एक आपको Cl ग्रुप की बात करनी है, एक डबल बॉन्ड की। Cl ग्रुप हमेशा कहाँ लगेगा, जहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज है, और डबल बॉन्ड कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे 2 हाइब्रिडाइज। बेंजाइन वाले में सिर्फ बेंजीन रिंग बन जाएगी और पहले वाले में क्या बन जाएगा, कोई भी अल्काइल हैलाइड वाला ग्रुप जो है वहाँ पे सिमिलरली देखो, जहाँ पे आपका C के बीच में डबल बॉन्ड है वहाँ पे कौन सा बन रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज, और जहाँ पे क्लोरो ब्रोमो लगा हुआ है वहाँ पे क्या है, कार्बन के साथ sp3 हाइब्रिडाइज वाला स्ट्रक्चर। क्लियर है अब आपको? कौन से पेज पर? ये पेज नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जहाँ पे लिखा हुआ है, मिला? अभी आपको मिला तो पहले पूछते थे ना, मिल गया? एलाइलिक और बेंजाइलिक मिल गया? वहाँ पे आप उसको देख सकते हो, कार्बन के साथ जहाँ पे Br लगा है और डबल बॉन्ड लगा है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाँ जी, उसके अंदर फर्स्ट मतलब दूसरे तीसरे पेज पे ही है, मिल गया ना आपको? इसके बाद क्या है, एक्स एटम इज अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज एटम, जिसके अंदर आपको क्या बताना है, विनाइलिक हैलाइड, कि विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, जहाँ पे कह रहा है कि कोई भी एक्स एटम डायरेक्टली अटैच्ड होगा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ। अभी तक ऊपर क्या बताया मैंने कि एक्स एटम यानी कि क्लोरो ब्रोमो आइडो जो है वो हमेशा अटैच्ड होता है किस पे, किसी भी sp3 हाइब्रिडाइज पे,
क्लियर है ना, चाहे वो एलाइलिक हो चाहे बेंजाइलिक हो। पर विनाइलिक में क्या फर्क है, जो आपका क्लोरोब्रोमो होगा वो डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज पे जाके अटैच हो सकता है। डिफरेंस पूरा क्लियर है क्या बोला मैंने। फिर आ रहा है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में भी सिमिलरली वही है, एरोमेटिक रिंग होगा और आपका क्लोरोब्रोमो जो भी है डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज पे अटैच होगा। किस पे है, एक्स एटम इज अटैच टू sp3 में अल्काइल और बेंजाइल पढ़ोगे, sp2 वाले में विनाइल और एराइल पढ़ोगे। डन। नॉमेनक्लेचर्स पूरे करे थे, नॉमेनक्लेचर्स में कोई डाउट आपको? पेज नंबर 4 पे होगा नॉमेनक्लेचर, प्रीफिक्स सफिक्स कैसे लगाते हैं, बोलो। पहला वाला नहीं किया मुझे। पहला वाला कौन सा, ट्रिवियल नोमेनक्लेचर। क्या कह रहे हो? ट्रिवियल नोमेनक्लेचर। ट्रेवल नॉमेनक्लेचर नहीं, नाम बस उन्होंने लिखा हुआ है ट्रेवल नॉमेनक्लेचर्स। सब देखो, नेमिंग उसके अंदर पढ़ो, मतलब सिंपल आपको लिखा होगा, चेन बनी हुई होगी, उसकी नेमिंग करनी, उसी को कहते हैं ट्रेवल नॉमेनक्लेचर्स। एक होता है आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर जिसमें आपको स्ट्रक्चर्स वगैरह हम बना के देते होते हैं। अब आगे चले, आगे इसमें सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पहचान सकते हो, याद है अल्कोहल में पहचानते थे, रिपीट कर दे रही हूँ। प्राइमरी कौन से होंगे, जिसमें सिंगल कार्बन के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। सेकेंडरी में आप देख सकते हो 2 R ग्रुप लगे हुए हैं, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है पेज नंबर 6 पे। C बीच में है, 2 R ग्रुप और FG का मतलब फंक्शनल ग्रुप लगता है कोई भी, ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप वहां पे अटैच हो सकते हैं। नीचे एग्जाम्पल भी दिया। टर्शरी में देखो 3 R ग्रुप दिख रहे होंगे आपको, प्राइमरी में 1 दिखेगा, सेकेंडरी में 2 और टर्शरी में कितने R ग्रुप दिखेंगे आपको, 3 R ग्रुप दिखेंगे। फिर बेंजीन की नेमिंग भी आपको आती है, आईयूपीएक नेमिंग भी आपने कर रखी है। नेचर ऑफ CX बॉन्ड अगर आपको याद हो, मैंने बताया था किधर से किधर जाएगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा। पीरियोडिक टेबल समझा के कि अगर लेफ्ट टू राइट जाएगा क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा तो बताओ, याद है आपको? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। हाँ जी, इंक्रीज होगा, और अपसाइड डाउन वो क्या होगा, Decrease। डिक्रीज होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, बॉन्ड लेंथ की या बॉन्ड साइज की बात कर रहे हैं। चलो लर्न तो कर रखा है आपने। और फ्रॉम अल्कोहल के सारे प्रिपरेशन आपने लर्न किए, फटाफट मुझे कोई एक प्रिपरेशन सुनाओ। फ्रॉम अल्कोहल कोई भी एक, कैसे? ROH, फिर R, रेड PX एंड RX। फिर से रिपीट करना, क्या बोला आपने? ROH, फिर ROH, रेड PX कैटलिस्ट। अच्छा कैटलिस्ट का नहीं बोला, मुझे वही नहीं समझ आया था। हाँ जी ठीक है। RX। RX 9 के 9 आपने लर्न कर ली कि किस किस तरीके से हम बना सकते होते हैं। फिर आप पेज टर्न कर सकते हैं फ्रॉम, उसके बाद वाला फ्रॉम हाइड्रोकार्बन वाला भी करवाया था आपको मैंने बुक से, और उसमें हमने 2 पढ़े हुए थे फ्रॉम एल्कीन एल्काइन वाले, ये क्लियर है। तो हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, हेलोजन एक्सचेंज से। फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन बताया था, स्वार्ट्ज रिएक्शन ये भी किया था, स्वार्ट्ज रिएक्शन भी हो गया। अब लास्ट क्या रह गया हमारे, कहाँ से, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। स्टार्ट करें, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। एनसीईआरटी भी साथ के साथ ओपन कर लेना, और ये वाली भी साथ के साथ हम ओपन कर लेंगे। पीछे कोई डाउट इसके, इतना क्लियर है? अब हम आज पढ़ के जाएंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, कहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज, और न्यूक्लियोफिलिक में देखते हैं तो जहाँ तक हम पहुँच पाए। सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 पे तो हम वो कर देंगे। एनैंशियोमर्स रिएक्शन विथ मेटल्स, समझ आता होता है श्रेयस, कोई दिक्कत भी आती है? अभी तो आया। ऐसा कुछ कि मतलब कि पेपर में आए तो मैं ना लिख पाऊँ, ऐसा तो नहीं कुछ लगता आपको? अभी जैसे हम कुछ 2-3 चैप्टर्स और कर लेंगे ना, उसके बाद पढ़ाना बंद करके सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। क्वेश्चन आंसर्स आपको देख देख के लिखना या लिखना, क्योंकि ऑर्गेनिक में आप देख रहे हो कितने कन्वर्जन्स हैं, सारे के सारे नहीं हो पाएंगे हमसे। वर्कशीट्स आप जब से बोलो तब से शुरू कर देंगे, ये चैप्टर खत्म करके। या आपका एक और कुछ कहा था ना आपने, कौन सा चैप्टर था आ रहा था, एल्डिहाइड आ रहा है, तो वो भी मैं कोशिश करूँगी आधा हो जाए, फिर वर्कशीट पे करवा, क्योंकि आपने ही स्कूल जाना है, बाकी तो स्कूल जाते नहीं, एक और जाता है, उसके तो सिलेबस बहुत कम आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। सबसे पहला इसमें कह रहा है कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन समझते हो ना, कोई भी हाइड्रोजन और कार्बन का बना हुआ कंपाउंड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या बताया था मैंने आपको कि बॉन्ड्स क्या होंगे, घूमते हैं अल्टरनेट्स पे। सबसे पहले क्या नाम ले रखा है, कौन सा लिया है इन्होंने, नाम पता रहा है मुझे क्या लिखा हुआ है, बेंजीन रिंग बना के CH3 लगाई हुई है ना, बताओ नाम उसका। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अरे नहीं, वो कंपाउंड का क्या नाम है, कहाँ भाग गए, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स में नाम बताइए।
और अगर दूसरा नाम कहे तो मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन के साथ। तो इसमें ऐड क्या किया है इन्होंने, Br। अच्छा आप एनसीईआरटी में तो X2 है, एनसीईआरटी वाले में X2 में कोई भी आपकी नोट्स नहीं ओपन हुई क्या? अभी इस पे वाला पे एकदम सुपर वाला। अच्छा ऊपर भाग गया, बस निकल ही गया और कितने सारी कॉपीज मैंने कमांड दे दी थी। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स था, सबसे पहले उसमें क्या निकल गया, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन वाला, हाइड्रोकार्बन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब मैं एक बस कॉपी लेके ही आ जाती हूँ मैं आपकी, उनको फोन से दिक्कत हो रही होगी। ये लो शीश, अगर आपको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर लो, फिर जब बाद में 2-3 करने हो 2-3 स्टेप लगा लेना। फिलहाल एक करके आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कोई नहीं, रखो, बाद में आपको 3 लगाना है 3 लगा लेना। पहले लगाओ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स वाला, निकालो आगे और आगे होएगा। मिल गया प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स, यहाँ से तो क्लियर विजिबल होगा, फिर आप लिख भी सकते हो। कह रहे हैं कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले आपको क्या है, मिथाइल बेंजीन, जिसके अंदर हम कौन सा, कोई भी क्लोरोब्रोमो आइडो ऐड कर रहे हैं। एनसीईआरटी में तीनों दे रखा है, हम कोई भी ऐड कर सकते हैं क्लोरीन ग्रुप्स के अंदर। फिर इसको किसमें, आयरन के साथ डार्क रूम में, Fe जो आयरन के साथ क्या करेंगे, डार्क रूम में रख देंगे। तो ये क्या बन जाता है हमारा, CH3 और Br। मतलब CH3 तो पहले से लगा हुआ है, उसमें Br एक और ऐड हो रहा है। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट में वो ऑर्थो पोजीशन पे था, फिर किस पे आ जाएगा, पारा पोजीशन पे। इसी वजह से इसका क्या नाम है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहले किस पोजीशन पे लगा, ऑर्थो पोजीशन पे, फिर वो रोटेट कर किस पे आ गया, पैरा पोजीशन पे आ गया। एनसीईआरटी में साथ अगर आप नजर मारो पेज पे तो क्या लिखा होगा, ऑर्थो हेलोटोलिन और पैरा हेलोटोलिन। मिल गया, क्लियर? फिर इसमें नेक्स्ट भी वैसे ही बना के उन्होंने बता रखा है, Br के साथ होगा। फिर हमारा FeBr2 कैटलिस्ट अगर हम लेंगे तो सेम एग्जांपल ऊपर वाली ही आपने लर्न करनी है। नीचे कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल प्लस इलेक्ट्रोफाइल। अब मतलब कुछ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होने वाले हैं, बाहर निकलने वाले हैं। तो Br इन्होंने ले रखा है, कोई भी दो भी, Br2 समझो तो। फिर प्लस किसके साथ किया है इन्होंने, FeBr। ये कौन सा रिएक्शन इन्होंने ले रखा है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमाइड। अच्छा ये अलग से है, ये एनसीईआरटी में हमने नहीं दे रखा, सिंपली बता रखा है कि टोटल कितने Br ले लिए हैं, 4 Br लिए हुए हैं, ठीक है। एक Fe और एक सिर्फ एक 5 Br लिए हैं, 5 Br और एक Fe। तो इसके बाद बीच में Fe और चारों तरफ Br और Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स इन्होंने अलग से लिया हुआ है। फिर सेकंड कह रहा है फ्रॉम अमाइन बाय सैंडमेयर रिएक्शंस।
अमाइन की प्रिपरेशन की। अमाइन क्या होता है, इसको हम सैनवेयर रिएक्शन, ये नेमिंग रिएक्शन है, इसको अंडरलाइन कर लो आप। ये नेमिंग रिएक्शन लर्न करना है जो एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी में 2 ही लर्न करना है, फ्रॉम फर्स्ट का जो टॉलिन वाला आपने किया है वो, और सेकंड आपका अमाइन बाय सैनवेयर रिएक्शन। ये 2 ही आपने लर्न करने हैं इसके अंदर। सैनवेयर में क्या लिखा है, कोई भी एनालीन दे रखा है जिसके साथ NH2 ग्रुप आपका ऐड होता है। कोई भी एनालीन ले लेंगे, एनालीन के साथ NaNO2 प्लस HCl, ये इसका कैटलिस्ट है। और टेम्परेचर भी दे रखा है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एनसीईआरटी में लिखा होगा 273 टू कुछ 278 केल्विन लिख रखा होगा। फिर ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना के दे देगा। डाइजोनियम का मतलब डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जिनके अंदर N2 और Cl लिखा हुआ है। ये सोडियम क्लोराइड नहीं है, N+Cl वाला है। क्लियर है, N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। उसी का फर्दर एक और एग्जांपल बता रखा है, जो आपका डाइजोनियम सॉल्ट था उसको हम इन द प्रेजेंस ऑफ HbF3 के साथ करेंगे। एनसीईआरटी में CuX2 वाला कैटलिस्ट हमें दे रखा है, उसके साथ सेम वो वापस से N2BF4 बना के दे देगा। ये सारे रिएक्शंस आपके लर्न करने वाले। इसमें आपको फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन है, स्वार्ज रिएक्शन है, इसके बाद आपको सैनवेयर रिएक्शन बन गया, एक और होगा स्कीमी मैन कुछ है, शायद देखना पड़ेगा, मुझे नाम नहीं याद। नेमिंग रिएक्शन है शायद, नोट्स में तो होगा, नेक्स्ट में लिखा हुआ है बाल्ज रिएक्शन जो दे रखा आपको। एनसीईआरटी में नहीं है ना ये रिएक्शन का नेम, मुझे भी नहीं लग रहा है एनसीईआरटी में ये है, कट चुका होगा, आपकी नई वाली बुक होगी। आगे भी नहीं मिला, आगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिर वो कट चुका है, फिर हम इसको रहने देते हैं। पेंसिल से कट कर लो या तो इसको, ये नहीं लर्न करना हमने, ठीक है। सैनवेयर का ही पार्ट था वैसे तो। चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आएंगे हम। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कह रहा है कि जब हमारा प्योर अल्काइल हैलाइड क्या होता है, हमेशा कलरलेस होगा। जितने भी अल्काइल हैलाइड आपको मिलेंगे कलरलेस। दूसरा कह रहा है आपका ब्रोमाइड आयोडाइज डेवलप करता है कलर जब एक्सपोज होता है हमारे लाइट में। बस कुछ ही ऐसी चीजें जो लाइट में एक्सपोज होने पे कलर देंगे। कौन से एक्सेप्शन है, ब्रोमाइड और आयोडाइड्स, वरना सारे के सारे अल्काइल हैलाइड्स कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। सिर्फ और सिर्फ ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है वही कुछ ना कुछ कलर डेवलप करेगा लाइट में आने के बाद। थर्ड कह रहा है कि वॉलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं उनका स्मेल क्या होगा, स्वीट स्मेल होगा। मतलब आपको स्मेल करके अगर आपको वाइवा में लैब में पूछेंगे तो आप बताओगे इनका स्मेल कैसा होगा, स्वीट स्मेल होता है। फोर्थ कह रहा है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, जितने भी सारे नेम्स हैं ये सब क्या होते हैं, गैशियस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। एंड हायर मेंबर्स आर लिक्विड एंड सॉलिड, मतलब जिसको तो मिथाइल लगा है ना, एक ही कार्बन वाला, वो सारे के सारे क्या होंगे, गैशियस होंगे। अगर आप कार्बन नंबर बढ़ाते चले जाओगे तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड या तो सॉलिड्स बन जाएंगे। क्लियर है शेष? लास्ट कह रहा है कि अल्काइल हैलाइड्स के पास हायर बॉइलिंग पॉइंट होते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स। क्यों? क्योंकि इनके नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ जाते हैं, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। क्लियर है? जैसे कि देखो इतना सा पतीला है, इसको आपको हीट करना हो और इतना बड़ा पतीला दे दूंगी आपको, तो इसको हीट होने में क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो रीजन क्या दोगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ा है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे और सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा। अगर मिथाइल क्लोराइड लिखना हो तो CH3Cl लिख दोगे, हो गया। आपको मैं बोलूंगी हेक्सा क्लोराइड लिखो, 6-7 कार्बन लगाने पड़ेंगे, इतना सारा H और एक Cl, तो काफी बड़ा स्ट्रक्चर उनका बन जाता है। नेक्स्ट इन्होंने क्या दे रखा है, ये किसका, ये BR, ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली समझाना थोड़ा मुझे। रीजन में नहीं, 6 नंबर पॉइंट, RI RCl, ये हैलोजेंस की साइज और उसमें डिफरेंस क्या, हैलोजेंस की साइज। हाँ जी, हैलोजेंस बताए हुए हैं, और हैलोजेंस में सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग किसका, सबसे ज्यादा कौन सा है, RI मतलब आइडो, फिर ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर फ्लूरो। तो कह रहे हैं साइज ऑफ हैलोजन इसमें क्या होते हैं, ज्यादा, सरफेस एरिया भी ज्यादा होती है, तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगी वो भी ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा
आई का होगा, आर आई का होगा या आर एफ का होगा? RI को। हाँ जी, आइडो के साथ अगर जो बॉन्ड बनेगा तो उनको अगर आपको तोड़ना होगा तो बहुत ज़्यादा ताकत लगने वाली है, मतलब बहुत हीट आपको यूज़ करनी पड़ेगी। इसके बाद वापस इन्होंने कहा है कि जैसे अब किसका, ये मिथाइल एक्स, मतलब मिथाइल, अब ऊपर मैंने बता दिया ना आपको पॉइंट नंबर 4 में कि अगर आपको मीथेन के साथ कोई चीज़ हो तो सब क्या होगा, गैशियस होंगे। अगर कार्बन का नंबर बढ़ गया तो वो क्या होता चला जाएगा, सॉलिड या लिक्विड। तो वही पॉइंट नंबर 7 में आपको लिख रखा है। 6th और 7th में स्टार भी पहले से लगा हुआ है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 7th में क्या लिख दिया आपको कि मिथाइल क्लोराइड पे क्या होगा, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ कितने कार्बन लगे हुए हैं सुरेश, एक ही कार्बन लगा है। फिर इथाइल क्लोराइड के साथ कितना होगा, 2 कार्बन, स्ट्रक्चर बड़ा होता जा रहा है। तो इसमें से लिक्विड सॉलिड कौन सा है और गैसियस बताओ? गैशियस CH3 है, हाँ जी, CH3 और बाकी सारे क्या हो रहे हैं, लिक्विड या सॉलिड। लिक्विड एंड सॉलिड्स पे आ रहे हैं। इसमें कोई डाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज में? 7 पे कह रहा है कि ब्रांचिंग जैसे ही इंक्रीज होएगी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ये कहने का मतलब ये है, शायद देखो कि अगर मैं स्ट्रेट चेन बनाती हूँ तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जबकि सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा। अब मैंने यहाँ पे 1 2 4 सी लगा दी, अब मैंने यहीं पे सी बना दिया, ठीक है, इधर 4-5 सी को खत्म कर दिया, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, छोटा हो गया, सरफेस एरिया कम गया। तो तभी यहाँ पे कह रहा है कि अगर ब्रांचिंग्स इंक्रीज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम सीधा नॉर्मल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो वो क्या होता जाएगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। एग्जाम्पल में दे रखा है नॉर्मल ब्यूटेन, सेकेंडरी ब्यूटेन और टर्शरी ब्यूटेन। स्ट्रक्चर समझते हो ना, सेकेंडरी टर्शरी का। नेक्स्ट पेज में रीजन भी इन्होंने दिया है कि जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज द ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीजेस। वही बात जो मैंने आपको समझाई कि पहले इतनी जगह ले रहा था, फिर बाद में अब वो कम जगह लेगा। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। कह रहा है इन डाइहैलो बेंजीन्स बॉइलिंग पॉइंट्स आर नियरली सेम बट द पैरा कंपाउंड शोज हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री समझते हो, जैसे ऊपर और नीचे बनी हुई है, इनकी सिमेट्रिकली क्या है, अरेंजमेंट सेम होती है। जिनकी सिमेट्री ज़्यादा अच्छी होगी ना, उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, मतलब वो स्ट्रॉन्गर होते हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर हम बात करें तो इनमें सिमेट्री की वजह से जो डाई हेलोबेंजीन्स वगैरह होते हैं, 2 हेलोजन लगे हुए होते हैं बेंजीन के साथ, उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर की वजह से ये स्टेबल हो जाते हैं ज़्यादा। डेंसिटी कह रहा है हमारा कि इंक्रीज करेगा इन नंबर ऑफ कार्बन एंड हेलोजन बाय मास। रिपीट वही बातें कह रही है घुमा फिरा के। फिर 9th में कह दिया हेलोजन्स लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में। अब ये आपको पता जरूर होना चाहिए कि क्यों होते हैं। जो एनर्जी रिलीज करते हैं हमारे बाय द ब्रेकडाउन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन अल्काइल हैलाइड्स इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू ब्रेक द H बॉन्ड बिटवीन वाटर एंड इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, जो एनर्जी चाहिए होती है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, वो उसमें उतनी सफिशिएंट नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारे हेलो एल्कीन्स जो होंगे वो लेस सॉल्युबल होते हैं पानी में। तो पानी में लेस सॉल्युबल है, लेकिन जो भी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन लोगे ना, एसीटोन, ईथर, इथेनॉल, उनमें वो क्या होंगे, इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। अब आपके पास ये कितने थे, 9 या 10 11 आपके पास क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज थे। अब आपके पास आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में 3 टाइप है, न्यूक्लियोफिलिक, एलिमिनेशंस और रिएक्शन विथ मेटल्स। और ये तीनों के तीनों हमें क्या होने चाहिए, इकट्ठे लर्न होंगे। तो ये मैं भी नहीं कराऊंगी, साथ में ही कराऊंगी बच्चों के, तीनों एक दिन कराऊंगी और एक एक करके हम तीनों लर्न करके आएंगे। ये काफी लंबे लंबे हैं, ठीक है। पहला वाला सबसे पहला आपके पास कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा एलिमिनेशन, ये कितना लंबा है देख लो एक बार, 2-3 पेजों को तो आराम से होगा। एनएंशियोमस, हाँ जी देख लो 3-4 पेज, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक ही खुद ही अपने आप में बहुत बड़ा सा है। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसमें से भी पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊंगी, जो बोर्ड में हम लिखते हैं न्यूक्लियोफिलिक का, लर्निंग उससे करेंगे, पढ़ेंगे इससे। इसके बाद एलिमिनेशन तो छोटा ही होता है, ज़्यादा बड़ा इसमें होगा नहीं। और लास्ट का आपका रिएक्शन विथ मेटल्स है। उसका वुड्स फिटिंग रिएक्शन लर्न है, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शंस, हाँ जी वो आपको हो जाएगा। रेजोनेंस आता ही है, आपको मैक्सिमम 3 डेज लगेंगे, तो छुट्टियों से पहले हम ये अपना खत्म कर लेंगे ये वाला चैप्टर्स, और छुट्टियों के बाद आपके टेस्ट करेंगे। कोई डाउट शायद तो पूछो इसमें पहले,
जहाँ तक हमने किया है उसमें कोई टॉपिक में या कुछ रिपीट करना हुआ हो? इस चैप्टर से प्रैक्टिकल्स होते हैं? किससे? इस चैप्टर नहीं, हेलो एल्किन हेलोनिन से नहीं आएंगे। कुछ इसमें सिर्फ आपको नेमिंग रिएक्शन, वो जो आपको न्यूक्लियोफिलिक वाला पढ़ोगे, और आपके कुछ न, मुश्किल से आगे कन्वर्जन्स आगे जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस में वो आगे, तो आगे नहीं तो नहीं आएंगे। प्रैक्टिकल के लिए आपको चाहिए है ही नहीं, इन चैप्टर में से कुछ नहीं आता। आपके जो सॉल्ट एनालिसिस होती है ना, उनमें से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। ठीक है, डन फिर।